हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम सॉल्व करेंगे वन वर्ड्स क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरी देखना और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं, हम अभी स्टार्टिंग में करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिया है हमने, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं हमारे आगे। तो देखो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज। देन हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है -9/5, डी ऑप्शन है 5/9, सी है 0 एंड डी है 9/5। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हम क्या करें, देखो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स पूछा है। तो जब भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो बस हम उसका साइन चेंज करके उसे पॉजिटिव कर देते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसका बस साइन चेंज करके दैट मीन्स माइनस लगाकर उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -5/9 दैट मीन्स यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका आंसर एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5/9 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या है इसमें एमसीक्यूज में, क्वेश्चन ये है 3/4 होल पावर 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो ऑप्शंस को अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधा बताऊँगा कि जब भी पावर 0 होती है, अगर किसी भी पार्ट की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसका मीनिंग कि सीधा सीधा आंसर वहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 3/4 की पावर 0, तो आंसर हमारा 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पर ये दे रखा है करेक्ट, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें पूछा है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो एक तो ये है कि आप इन सभी के फैक्टर्स करो और पेयर बनाओ, एक मेथड तो ये है, बट दूसरा ये भी है, इसने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो देखो हम अगर देखें तो 1024 फर्स्ट, इसके लास्ट में 4 आ रहा है। तो अभी हमको एक चीज़ तो पता लग रही है कि 4 अगर किसी के लास्ट में आता है तो ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन अभी इसमें डाउट है। 1296 ऐसे ही जब किसी के लास्ट में 6 आता है तब भी वो क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी होगा, लेकिन चांस है कि हो सकता है। ऐसे ही 1843 दैट मीन्स लास्ट में कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है कि जिसका हम स्क्वायर करें और लास्ट में 3 आए, क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या होता है, या तो 0 या 1 या क्या आ सकता है 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, यही नंबर्स आ सकते हैं, और नंबर्स नहीं आ सकते। 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ठीक है, और 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आता है, तो ये नंबर्स नहीं आते हैं। तो ये 1843 इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमने बिना सॉल्व किए इसका आंसर बता दिया कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। दैट मीन्स हमसे पूछा है कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, तो इसमें से कौन सा हो सकता है कि वो ऑड नंबर का क्यूब हो। देखो ऑड नंबर का क्यूब, आप एक एग्जांपल सोचकर देखो, कोई भी छोटे से छोटा, जैसे ऑड नंबर होता है 1, इवन नंबर होता है 2, फिर ऑड नंबर होता है 3, तो किसी का भी स्क्वायर क्यूब करें हम, तो जब भी हम क्यूब करेंगे किसी ऑड नंबर का तो रिजल्ट में हमको ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9, 3 27 आया, 27 भी ऑड है। तो ऐसे ही यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, देखो फर्स्ट वाला ए इवन है, सेकंड में 1000 ये भी इवन है, और फोर्थ ऑप्शन 2016 ये भी इवन है, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली ये किसी ऑड नंबर का ही क्यूब है, तो यही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट फिफ्थ पर अब हम आते हैं। इसमें क्या कहा है, ओके, इफ 25% ऑफ द पीपल residing in a locality are Sikh, then the central angle of the sector representing the Sikh community in the pie chart would be। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक, हमारे पास एक पाई चार्ट है, सपोज पाई चार्ट, देखो मतलब हम किसी चार्ट को इस सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पाई चार्ट। ठीक है, अब ये कहा है कि 25% क्या है, वो लोग हैं सिख, तो हम उसको पाई चार्ट में कितने एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल एंगल क्या बनेगा उसके लिए। तो देखो परसेंट है 25%,
इसको हमें क्या करना है, एंगल में कन्वर्ट करना है। सेंट्रल एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो सिंपल, 100% का मीनिंग होता है 360 डिग्री। ओके, 100% है ये। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 25। तो पहले हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 1% कितना होगा, 360 अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। अब हमको कितना फाइंड करना है, 25, तो 25 फाइंड करना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो देखो क्या होगा, 25 से क्या हो जाएगा, 25 से 4 टाइम ये कट हो गया। 4 से 360 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 360 को कट करेंगे तो 90 आ जाएगा। दैट मीन्स 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। जो सेंट्रल एंगल बनेगा यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखो 100% का मीनिंग 360 डिग्री, तो फिर हमको 25% का मीनिंग फाइंड करना है। तो पहले 1% का मीनिंग कर लो 100 से डिवाइड करके, और 25% फाइंड करना है तो 25 से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x² माइनस XZ प्लस XY माइनस XY, ये है माइनस YZ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करते हैं, ये है यहाँ हमको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x² माइनस XZ में से x कॉमन आ सकता है, ठीक है। x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x² में से x बचेगा माइनस XZ में से z बचेगा। फिर हमको क्या लेना है, सेकंड XY माइनस YZ, इसमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, तो प्लस y कॉमन है। y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखो x और माइनस z बचेगा। अब देखो एक x माइनस z दोनों जगह कॉमन आ गया है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस z लिखेंगे, ठीक है, इक्वल है, इक्वल का साइन लगाएंगे, और x प्लस y सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये वाला x और ये वाला y, x प्लस y हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। तो आंसर हो गया x माइनस जेड एक्स प्लस वाई, x माइनस जेड एक्स प्लस वाई। ये सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। देखो इसी में x माइनस जेड भी है और x प्लस वाई भी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डायगोनल्स। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, सिंपल सी बात है 2 डायगोनल्स होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है, बस ये दो ही डायगोनल्स होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम परचेज अ टेबल फॉर ₹1260। श्याम ने क्या किया, 1260 रुपीज़ में एक टेबल परचेज की, एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेस ऑन इट्स टॉप ही हैड टू सेल इट फॉर ₹1197। उसने क्या किया कि स्क्रैच की वजह से उसको उस पर कुछ स्क्रैच थी टॉप पर, तो 1197 में उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया। फाइंड हिज लॉस्ट परसेंट, तो उसे कितना नुकसान हुआ ये परसेंट में हमको बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का, देखो फॉर्मूला ये है कि लॉस परसेंट हमको कैलकुलेट करना है। लॉस परसेंट फॉर्मूला होगा लॉस कितना हुआ अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो क्या करें, देखो लॉस कितना है, पहले हमको क्या करना है, लॉस फाइंड करने के लिए 1260 में से 1197 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो लॉस आएगा। तो लॉस हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, देखो 1260 में से 1197, ठीक है ना। 1197 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है ना। 63 आएगा माइनस करने पर, आप खुद सब्ट्रैक्ट करके देखो। 1260 माइनस 1197 तो 63 आ गया। तो 63 आएगा लॉस की जगह पर, लॉस हुआ 63 का, अपॉन CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितने में परचेज किया था 1260 में, और मल्टीप्लाई हम करते हैं 100 से परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बचा है, अब कैलकुलेट करते हैं हम। देखो 63 और नीचे 126, इसमें देखो कट जाएगा, ये कितने से कटेगा, ये 63 2 जा होते हैं 126, तो 2 टाइम्स ये नीचे कट गया। अब 2 से हम इस यहाँ पर 10 बचा है अभी, तो इसको कट कर देंगे 5 टाइम, तो 5% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री, हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। तो उसमें कितनी साइड्स होंगी, एक क्या है, एक पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 40 का दे रखा है,
जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा होता है तो साइड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड्स इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 40 का, तो 40 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 9। 9 साइड्स होंगी, उसमें 9 साइड्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 72, 110 एंड 64 डिग्री। द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। एक क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसमें थ्री एंगल्स भी हमको दे रखे हैं, तो हमसे पूछा कि फोर्थ एंगल क्या होगा। देखो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इन तीनों एंगल्स का सम, दैट मीन्स इन तीनों एंगल को अगर हम 360 से माइनस कर देंगे तो हमको फोर्थ एंगल भी पता लग जाएगा। तो क्या करें, पहले इन तीनों को सम कर लेते हैं। 72, 110 एंड 64 कितना आएगा, ऐड करो फटाफट से। तो ये 64 एंड 72 एंड 110, देखो 4, 0 एंड 2, तो 6 हो गया। अब यूनिट डिजिट को ऐड किया है, फिर अब डेसिमल डिजिट को, सेकेंड डिजिट को, टेंथ डिजिट को ऐड करते हैं। तो 6 एंड 1 7 एंड 7 14 का 4। अब 1 यहाँ से कैरी भी आएगा, 1 ऑलरेडी 110 में थर्ड उस पर है, और 1 कैरी का वही हो गया 2, 246। तीनों एंगल्स का सम 246 है। अब इसको क्या करना है, 360 से माइनस करेंगे। 360 से माइनस करते हैं, कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर रह जाएगा कैरी के बाद 5, 5 माइनस 4 करेंगे 1, और 3 माइनस 2 करेंगे 1, 114 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी, नहीं अभी तो ये क्वेश्चन रह गया। इफ 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 देन t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब देखो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो 5t तो लेफ्ट में है, 3t को भी लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3t। तो 5t माइनस 3t, कितना t बचा लेफ्ट में, 2t इज इक्वल टू, अब देखो राइट साइड में -5 है और लेफ्ट साइड में -3, तो -3 को राइट में लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। -5 + 3, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, लेकिन माइनस का 5 बड़ा है ना, उसके क्वांटिटी वाइज हम देखें तो -5, तो -5 + 3 माइनस करेंगे बट साइन माइनस का आएगा, -2 रह गया। 5 में से 3 घटाया तो 2, बट साइन माइनस का। अब 2 से डिवाइड भी करेंगे ना, t इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, हमें 2t की नहीं t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से हम t 2 से क्या करेंगे, इस 2 से राइट में डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल इन, दो डायगोनल्स होते हैं वो जरूरी नहीं इक्वल हों। किसमें इक्वल नहीं होते हैं, ये देखो रेक्टेंगल में तो ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल तो आंसर हो नहीं सकता। स्क्वायर में भी ऑलवेज इक्वल होते हैं, स्क्वायर भी आंसर नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं रोम्बस। तो देखो रोम्बस में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। रोम्बस का मीनिंग, नो, रोम्बस में क्या होता है, हाँ रोम्बस में इक्वल नहीं होते कभी भी। रोम्बस अगर हम देखें तो ये रोम्बस है, ठीक है, जिसकी क्या होते हैं, तो इसमें देखो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। रेक्टेंगल में भी इक्वल होंगे, स्क्वायर में भी इक्वल होंगे। आइसोस्केल ट्रेपेजियम, देखो आइसोस्केल ट्रेपेजियम में इक्वल होते हैं। आइसोस्केल ट्रेपेजियम में कैसे इक्वल होते हैं, अगर ओनली ट्रेपेजियम का होता तो जरूरी नहीं था, बट आइसोस्केल्स का है ना, आइसोस्केल्स का मीनिंग होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसी ये वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्या होता है ऐसे केस में, डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्या करना है, x की जगह 10 पुट कर देना है। तो देखो 10 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 10 का स्क्वायर करेंगे। पहले देखो बोर्ड मास में हम पहले क्या करते हैं, पावर को ही सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास से पहले भी एक रूल है कि पावर, तो x की जगह 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 जा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, 10 का स्क्वायर 100, और फिर उसमें 4 की मल्टीप्लाई भी करनी है तो 400, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 400। फिर हम क्या करना है उसमें, अब सेकंड प्लस 20x को देखते हैं, प्लस करना है 20x, x की जगह 10 रखेंगे तो 20 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 200, प्लस 200 करना है। फिर क्या करना है, प्लस 25,
तो प्लस 25 कर देना। अब इन सबको ऐड करके बताओ क्या हो जाएगा, तो 625 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 625। सी ऑप्शन करेक्ट होगा ये वाला। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। एक जो पासा होता है, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें हम उछालते हैं तो ऊपर 6 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो जब हम किसी पासे को ऊपर उछालते हैं, जो डाई को ऊपर उछालते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स सभी के आने के चांसेस हैं। जब कुछ भी आ सकता है तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 1 से लेकर 6 तक। बट अगर हम कहें 1 की क्या होगी तो 1, 2 की क्या होगी तो 1 ही होगी, 3 की भी क्या होगी 1 होगी, 4 की भी 1 ही होगी, क्योंकि सभी एक एक बार हैं। हर एक साइड में एक मिनट, एक तरफ 2 लिखा है, एक तरफ 3 लिखा है, एक तरफ 4, एक तरफ 5, एक तरफ 6, एक तरफ 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो सभी 1 टाइम लिखे हुए हैं। तो अगर चाहे कुछ भी पूछा हो, 2 की कहे 3 की कहे, तो 6 की आउटकम क्या होंगी 1 होगी, और टोटल आउटकम क्या है 6 है। तो 6 की ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन टोटल कितनी है 6। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 1/6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हैं 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब डायरेक्ट हमको ऑप्शंस नहीं है, हमको आंसर्स देने हैं 1 वर्ड में। तो देखो क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -9/8। -9/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा। देखो रेसिप्रोकल का मीनिंग है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, उल्टा कर देना है, इसकी पकड़ो और उल्टा लटका दो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/-9, 8/-9। बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि अगर आप माइनस को न्यूमरेटर में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो माइनस को हम ऊपर लिखेंगे -8/9। ये ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म है कि माइनस के साइन को आप न्यूमरेटर में रखो। सेकंड क्वेश्चन, राइट, पहले इसको मैं पेश करता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है राइट 0 पॉइंट, ये कितने टाइम 0 है अभी काउंट करेंगे, 0 0 0 0 0 5 3 6। ओके, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं ठीक है, जूम तो काफ़ी है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि जो पॉइंट लगे उससे लेफ्ट साइड में 1 डिजिट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको क्या करना है, 1 डिजिट का मीनिंग है कि 0 के अलावा 0 नहीं कंसीडर कर सकते। अब पॉइंट से अभी लेफ्ट में 0 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 5 के बाद में लेकर जाएंगे, तो हम लिखेंगे 5.36। अब ये देखो कि 5 के बाद आने में पॉइंट कितने प्लेस राइट में गया है, ये देखना है हमको। तो कितने प्लेस राइट में गया है, देखो कितनी जीरो पहले इसने 1 2 3 4 5 तो 0 है पॉइंट के राइट साइड में अभी, और फिर 5th प्लेस 6th प्लेस पर 5 भी लिखा हुआ है, तो 5 के भी आगे गया ये। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसे देखो ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से और यहाँ गया है, तो कितने प्लेस चला 5 के आगे तक जाने में, तो 5 के आगे तक जाने में ये 6 प्लेस चला है। दैट मीन्स राइट साइड में अगर 6 टाइम गया है तो पावर -6 हो जाएगी, 10 की पावर -6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 150 स्क्वायर माइनस 149 स्क्वायर, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। 150 स्क्वायर माइनस 149 स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 150 प्लस 149 मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 149 ऐसे। ठीक है, तो देखो 150 प्लस 149 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 299, और 150 माइनस 149 करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे, तो 299 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 299 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 299। ओके, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट क्यूब रूट -216। देखो अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है
तो उसका क्यूब करते हैं तो भी माइनस में आता है, और क्यूब रूट करते हैं तो भी माइनस में आता है, तो ये क्या है, नेगेटिव है क्यूब रूट में -216, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो सबसे पहले आंसर में माइनस। अब 216 का क्यूब क्या होता है, तो 216 के हम फैक्टर करेंगे, क्या होते हैं फैक्टर्स, 6 × 6 × 6 होते हैं, ठीक है ना, हम फैक्टर करेंगे 6 6 6, या आप 2 2 2 2 एंड 3 3 3 इस टाइप से कर सकते हो, 2 का एक पेयर बनेगा एंड 3 का एक पेयर। तो अब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं, तो हम 3 नंबर्स का एक साथ पेयर बनाते हैं ना, तो इन तीनों में से एक 6 बाहर आ जाएगा, ये आंसर हो गया, -6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कितना रहता है, 360 रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 85, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। ठीक है, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 3 एक्यूट एंगल्स और कितने कितने के, 85 85 85 के हैं, तो हमको क्या फाइंड करना है, फोर्थ एंगल फाइंड करना है। ये ऐसा क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी आया था कि 3 एंगल्स दे रखे थे क्वाड्रिलेटर के, तो फोर्थ एंगल फाइंड करना था। तो सिंपल सी बात है, पहले हम तीनों एंगल का सम करेंगे और फिर 360 में से माइनस कर देंगे। तो अगर तीनों एंगल 80 85 के हैं, ठीक है, अगर तीनों एंगल 80 85 के हैं, तो जब तीनों एंगल 80 85 के होंगे तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 85 + 85 + 85, या कहें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 में, तो मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24 एंड 1 25, 255 हो गया। तीनों एंगल का सम तो 255 हो गया। अब फोर्थ एंगल हमको फाइंड करना, तो 360 में से माइनस कर देंगे ना, 360 में से इसको माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया 5, एंड यहाँ पर 5 - 5, यहाँ पर 5 ही रह जाएगा, 5 - 5 0, और यहाँ पर 3 - 2 1, तो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। 2 एडजेसेंट एंगल्स, देखो पैरेललोग्राम, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे तभी कर पाओगे। एडजेसेंट एंगल का मीनिंग पता होना चाहिए मेन, अगर आपको ये पता है तो आप कुछ कर सकते हो, अगर आपको यही नहीं पता तो कुछ फायदा नहीं है क्वेश्चन को करने का। एक देखो क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम, ये एक तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अब एडजेसेंट का मीनिंग होता है जो पास पास के होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने कितने रेशियो के हैं, ये 4 और 5, तो हम बोल सकते हैं कि सपोज ये 4x रेशियो हटाते हैं और ये सेकंड वाला 5x, बड़े वाले को 5x मान लिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स, तो हमको इसके सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो, अब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इस हिसाब से 4x तो इसके अपोजिट 4x, ये 5x तो इसके अपोजिट वाला भी 5x, और इन सब का सम करके 360 रख दो, या सिंपल इतना भी कर सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट एंगल का सम हम कर देंगे 180, 4x + 5x = 180। ओके, तो 4x एंड 5x कितने हो गए, 9x, ठीक है, 9x हम बोल सकते हैं, 9x = 180। 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = आ गया, 9 से डिवाइड करेंगे 180 को 20, 9 × 2 = 18, तो 20 आ गया। अब देखो x की वैल्यू 20 है, तो 4x की वैल्यू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 4 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये वाला एंगल हो गया 80 का, 80 डिग्री, और 5x, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, 5 × 2 = 100 का, इसके अपोजिट एंगल भी 100 और 80 वाले के अपोजिट एंगल भी 80। ठीक है, तो हमको सिंपल बताना है कि जो 4x एंड 5x इस वाले एंगल हैं वो 80 और 100 के होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड्स मेजर 4.5 सेंटीमीटर। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है, बस आपको यूज़ करना है शार्प पेंसिल का, कंपास का। ठीक है, इनके यूज से आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक 4.5 की क्या खींचोगे, साइड ड्रॉ करोगे पेंसिल से और स्केल से 4.5 की। अब क्या करना है, हमको एक चीज़ पता होता है कि इसने क्या कहा है, स्क्वायर कहा है।
स्क्वायर दे रखा है तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई इसका मीनिंग। दैट मीन्स हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। स्क्वायर से हमको 90 डिग्री, क्योंकि सभी एंगल्स 90 के होते हैं, 90 का एंगल बना दिया। इधर भी 90 का एंगल बना देंगे, ठीक है। और हमको क्या पता है कि स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, और 90 का एंगल जब बनाएंगे तो ये साइड हमको कितनी रखनी है, हमको 4.5 ही रखनी है, ये भी 4.5 ही रखनी है। और जहाँ पर 4.5 पर कट होगा वहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द गिवन कंपोनेंट। एक गिवन कंपोनेंट है, हमको उसका सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। सेंट्रल एक हमारे पास कोई कंपोनेंट गिवन है तो उसका सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करें। देखो ये पाई चार्ट का एक क्वेश्चन कह सकते हो, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करते हैं कि जब बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका टोटल हम कर लेते हैं कि कौन कितना है, और हमारे पास एक गिवन कंपोनेंट जिसके बारे में पूछा गया है उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। तो गिवन कंपोनेंट, ठीक है ना, गिवन कंपोनेंट अपॉन क्या करते हैं, टोटल या सम ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल कंपोनेंट्स, और मल्टीप्लाई, हमको सेंटर एंगल जब फाइंड करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, ओके, 360, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेज एंड 20 ब्लैंक्स। क्या है, 10 प्राइज हैं और 20 ब्लैंक हैं, दैट मीन्स टोटल कितने हैं, 30 हैं। अ टिकट इज चूजन एट रैंडम, तो एक टिकट को कोई चूज करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें प्राइज होगा। तो देखो हमको ऑलरेडी पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्राइज की, तो प्राइज को हम रखेंगे ऊपर, प्राइज कितने 10 है उसके अंदर, और टोटल हम रखते हैं नीचे। टोटल कितने हैं, 10 तो प्राइज हैं और 20 ब्लैंक हैं, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10/30, दैट मीन्स 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखो कंप्लीट होते हैं ये क्वेश्चंस। अब हैं वन वर्ड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे केस स्टडी 1, इसमें क्या दे रखा, ए बुक सेलर परचेज्ड अ बुक फॉर ₹1500। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक बुक सेलर है, उसने क्या किया, एक बुक परचेज की कितने रुपए में, ₹1500 में। ओके, अब क्या होता है, इफ़ ही वांट्स गेन ऑफ ₹250, कि वो चाहता है कि उसको 250 का गेन हो, तो व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, 250 का गेन अगर वो करेगा तो सेलिंग प्राइस दैट मीन्स 250 ऐड हो जाएगा, तो प्लस 250 कर देंगे 1500 में, तो 1500 में 250 को ऐड करो, कितना हो गया, 1750 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका बी पार्ट है। देखो केस स्टडी यही चल रही है, अब इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 20%। क्वेश्चन ये है कि अब वो किस प्राइस पर सेल करे कि उसे गेन हो 20% का गेन हो। तो भैया कैसे गेन होगा उसे, पहले हम 20% का गेन फाइंड कर लेते हैं कि कितना होगा। तो 1500 का 20% क्या होगा, 1500 मल्टीप्लाई 20/100 कितना होगा। देखो कैसे, 20 से 20 कट कैंसिल हो गई, 1500 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में कितना आएगा, 15 दूनी 30, 300। तो 300 रुपये का उसे 20% गेन का मीनिंग है कि 300 रुपये का गेन, तो वो कितने में बेचेगा, 1500 में अगर उसने खरीदी थी तो 300 का गेन हो रहा है, तो कितने में, 1800 में ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1800 हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ़ ही लॉसेस विद 15%, अगर उसको 15% का लॉस होता है तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो अभी जैसे हमने 20% का गेन फाइंड किया था कितने रुपए का है, ऐसे 15% का लॉस फाइंड कर लेते हैं। तो कितने में परचेज किया था उसने, अब मैं ऊपर क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा, 1500 में परचेज किया था, ठीक है, 1500 में उसने परचेज किया था। अब हमको क्या करना है उस पर, 1500 पे हमको फाइंड करना होगा 15%,
लॉस करना है ना 15% का, तो पहले 15% का कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। 1500 मल्टीप्लाई 15/100, 0 से 2 जीरो कट हो जाएंगी यहाँ की 1500 की। 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 225 आता है। कितना आता है? 225। तो 225 माइनस कर दो। 225 1500 में से 225 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर रह गया 4 - 2 2 1, 1275। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1275। अब हम बात करते हैं, इफ़ ही सोल्ड इट फॉर ₹1350, वो अगर 1350 में सोल्ड करता, व्हाट इज हिज लॉस परसेंट, तो उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ। देखो 1500 में उसने परचेज किया था, 1350 में उसने उसको सोल्ड किया। पहले लॉस कैलकुलेट करो, फिर परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है? 1500 में से अगर 1350 को माइनस करेंगे तो 150 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। और परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू क्या होगा? लॉस कितने का हुआ? 150 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने का था? 1500 इंटू 100। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कट, 15 से 150 कट करेंगे 10 टाइम, तो 10 आंसर आ गया। 10% का उसे लॉस हुआ। ठीक है, ओके। केस स्टडी फर्स्ट कंप्लीट। अब केस स्टडी क्या है? सेकंड। केस स्टडी सेकंड क्या है? कोई क्वेश्चन? हाँ, केस स्टडी सेकंड है, वन कार्ड इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या होता है कि ताश की एक गड्डी है, उसमें से 1 कार्ड को निकाला जाता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो हमारे पास देखो केस स्टडी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक 52 कार्ड्स की एक गड्डी है ताशों की, उसमें से हम कार्ड्स निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज ए किंग, एक वो किंग है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो किंग कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो टोटल ऊपर आएगा 4, और टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। 4/52 डिवाइड करेंगे तो 1/13 आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर करेक्ट है। सेकंड है अ ब्लैक कार्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? देखो ब्लैक कार्ड होते हैं, कार्ड 2 कलर के होते हैं, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। तो टोटल 52 कार्ड हैं, 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं रेड। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा 26। ब्लैक कार्ड 26 होते हैं और टोटल कार्ड है 52। 26/52 करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर, ऑप्शन बी। नौ क्वेश्चन है A4। A4 का मीनिंग है इक्के की बात कर रहा है। ठीक है, तो कितने होते हैं उसमें? 4 होते हैं। तो 4 आएगा कहाँ? न्यूमरेटर में। देखो हम A4 इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सी की। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अपॉन टोटल कितना होता है? 52। तो 1/13 आ जाएगा फिर से। नेक्स्ट अ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं 13। ठीक है, स्पेड कितने होते हैं? जो स्पेड हम बोलते हैं चिड़ी को। ठीक है, चिड़ी वाला जो पत्ता होता है, कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब 13 कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। अपॉन टोटल कितने? 52। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर? 13/52, 1/4 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये केस स्टडी भी आपको समझ में आएगी, बहुत ईजी थी ये तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? केस स्टडी में हमारे पास दे रखा है 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। इन्फॉर्मेशन ये है कि 1225 प्लांट्स हैं और उनको लगाया गया है एक गार्डन के अंदर। इस तरीके से लगाया गया है कि ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, कि हर एक रो में इतने ही प्लांट हैं जितने की रो हैं। अगर 10 रो हैं टोटल वहाँ पर, तो हर एक रो के अंदर 10-10 प्लांट ही लगाए गए हैं। पहली रो में 10, दूसरी में 10, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में भी 10, छठी में भी 10, सातवीं में भी 10, आठवीं में भी 10, नौवीं में भी 10 और 10वीं में भी 10। तो टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कितने प्लांट। एक सीक्वेंस का ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लेकिन टोटल प्लांट्स कितने हैं? 1225। तो कितनी रो हैं और कितने हर एक रो में प्लांट्स, ये पूछा गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखो इसका मीनिंग ये होता है कि जितनी रो हैं अगर उसमें उतने ही प्लांट हैं तो हमको क्या फाइंड करना है? ये क्या दे रखा है कि स्क्वायर बन जाएगा।
ऐसे देखो एक स्क्वायर बनता जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से कि स्क्वायर बन जाता है। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया कि 4/4 का सपोज, ओके, बट इस टाइप से कि स्क्वायर बनता है। तो हमको क्या करना है, 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, क्या आएगा, 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड आपको करना पड़ेगा। फैक्टर करके करो या डिवीजन मेथड से करो, ठीक है। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 35 होता है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ बट आपको खुद से करना होगा, क्योंकि 5, 5, 7, 7 ये इसके फैक्टर्स आएंगे करने पर। तो देखो स्क्वायर रूट क्या आ गया, एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से, 5 7 या 35 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल रो कितनी होंगी, 35 होंगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। फिर फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट हैं ये पूछा है। अगर 35 रो हैं तो क्वेश्चन के अंदर ये तो लिखा हो कि हर एक रो में इतने ही प्लांट हैं। दैट मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट्स होंगे, 35 ही होंगे, क्योंकि 35 ही रो हैं, 35 ही प्लांट होंगे, क्योंकि टोटल 35 रो हैं, तो हर एक रो में 35 प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच एडजेसेंट प्लांट हैज इक्वल डिस्टेंस देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस गार्डन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सभी प्लांट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, एडजेसेंट का मीनिंग है कि पास पास वाले जो प्लांट्स हैं सभी के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस है। जैसे ये वाला प्लांट, उसके पास ये वाला, उसके पास ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें आपस में इक्वल डिस्टेंस है। तो कैसी शेप बनेगी, तो डेफिनेटली एक स्क्वायर वाली शेप बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the same manner if you plant 10 plants in each row and makes total 10 rows then what will be the total number of plants in your garden। देखो ये कहा है कि अगर इसी तरीके से आप हर एक रो में 10 प्लांट लगाते हो और टोटल 10 रो बनाते हो, ऐसी 10-10 प्लांट की, तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए। तो हर एक रो में 10-10 प्लांट हैं और टोटल 10 रो हैं, तो 10 टाइम्स 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 100। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से केस स्टडी है, काफ़ी सारी केस स्टडीज आई हुई हैं। इन द गिवन फिगर इट इज़ अ रोम्बस, क्या दे रखा है, केस स्टडी के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। अब क्वेश्चन 1, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, नो, डायगोनल्स के रोम्बस के इक्वल हो जरूरी नहीं है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हाँ देखो ये इन्फॉर्मेशन सही है, ये जो कट करते हैं ना तो ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है ना। और बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट का मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, पैरेलल कैसे हो जाएंगे डायगोनल्स, नन ऑफ दीज भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ स्पेशल रोम्बस विल बिकम ए स्क्वायर इफ इट्स ईच एंगल इज, देखो ये कहा है कि एक स्पेशल रोम्बस, एक रोम्बस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इफ इट्स ईच एंगल, जब इसके एंगल क्या होंगे। देखो अगर रोम्बस का मीनिंग होता है कि अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, बट 90 पर अगर वो एंगल्स हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स राइट एंगल की बात कर रहा है कि अगर उसके एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, दैट मीन्स राइट एंगल होंगे। ये एंगल्स कैसे होंगे, 90 के होंगे, तब ये एक स्क्वायर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, जो रोम्बस होता है उसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम हो या हो रोम्बस, एडजेसेंट एंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, अभी उसमें हमने क्वेश्चन किया था 4x एंड 5x वाला इजिकल टू 180 लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर, रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था, ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो केस स्टडीज खत्म, अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी छोटे छोटे होंगे, देखते हैं कैसे हैं। क्वेश्चन 1,
द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। दो रेशनल नंबर का सम कितना है? -1/2। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/8, एक नंबर 5/8 है, फाइंड द अदर। तो दूसरा क्या होगा? देखो दो नंबर में से एक नंबर तो हमें पता है 5/8, दूसरा नंबर हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं x, और दोनों को ऐड करके कितना दे रखा है? -1/2। ये इक्वेशन रखो। अब x = कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो माइनस, ये जो 5/8 है राइट में चला जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, और राइट में जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है। -5/8 हो गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा x = एलसीएम तो 8 आ गया, 2 से 4 टाइम कट होगा, 4 की मल्टीप्लाई -1 है -4, और 8 तो है ही, तो -5, तो आंसर आ गया -9/8। -9/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1323 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? दैट मीन्स हमको इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब हो जाए। ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट क्यूब, और फिर उसके बाद हमें परफेक्ट क्यूब भी बताना है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी बताना है। तो देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 1323, हमको ये नंबर याद रहना है, 1323। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 3 2 3। बनाना क्या है हमको? परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब बनाना है। 3 3 के पेयर लेने पड़ेंगे। तो पहले ये चेक करना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखो इसका सम 9 है, 3 2 5 एंड 3 8 एंड 1 9, इन सभी डिजिट का। तो ये 3 से कट हो जाएगा, क्योंकि 9 3 से कट होता है, और 9 से भी कट हो सकता है। देखो 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब फिर कट करते हैं। इसका सम फिर से 9 है, फिर से 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, और फिर कट होगा ये 1 4 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, अब 147 किससे कट होगा? इसका सम आता है 12, फिर 3 से कट होगा। कितने टाइम कट होगा? 147। तो 147 कट होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कट होगा 3, यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 4 जा 12, 2 and 7, 3 9 जा 27। ओके, 49 टाइम कट हो गया 3 से। अब 49 किससे कट होगा? 7 से कट होगा, 7 7 जा 49, 7 किससे कट होगा? 7 से ही कट होगा 1। तो हम अगर परफेक्ट क्यूब हमको बनाना है तो पहले हम पेयर बना लेते हैं परफेक्ट क्यूब के। ये तो कंप्लीट पेयर हो गया, 7 7 के 2 ही हैं, तो हमको 1 7 की रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा मल्टीप्लाई बाय 7। ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट क्यूब, फिर हमको परफेक्ट क्यूब भी बताना है कि क्या होगा। तो परफेक्ट क्यूब दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 7। 7 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा वो बताना है। तो 1 3 2 3 में 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे बस। 7 3 जा 21, 21, 7 2 जा 14, 14 2 16, 7 3 जा 21, 21 एंड 1 22, एंड 7 बन जा 7 एंड 2 9, तो 9261 आंसर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट एक तो आंसर हो गया मल्टीप्लाई बाय 7, सेकंड आंसर हो गया 9261, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्व करना है हमको 4x + 7/9 - 3x = 1/4। ठीक है, तो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4x + 7 में, 4 4 16x, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 7 में भी करो 28। ठीक है, 16x + 28 = कितना होगा? 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 3x ही आ जाएगा। अब देखो लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ये -3x है राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 16x + 3x 19x हो गया। ओके, 28 को राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 28 को माइनस करो, कितना आएगा? देखो 28 माइनस करना है ना, तो 28 एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो नेगेटिव का नंबर बड़ा रहेगा तो साइन में तो माइनस लगेगा, और माइनस कर दो, कितना आएगा? 19 ही आ जाएगा। तो 19 से -19 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -1। ओके, समझ में आ गया ना -1 कैसे आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या दे रखा है 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये सभी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के सम को 360 से माइनस कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तीन तो दे ही रखे हैं और एक ही रह गया है बस। तो पहले इन थ्री का सम करो, 90, 50 और 115 कितना हो गया देखो, 0, 0 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 5। अब उसको ऐड करो टेंस प्लेस को, वंस प्लेस की वैल्यू तो 5 आ गई, टेंस प्लेस को ऐड करते हैं 9, 5, 14 एंड 1 16, 9, 5, 14 एंड 1 15, 1 कैरी हो जाएगा। अब 100 प्लेस को देखेंगे तो 1 है और कैरी का 1, 2 हो गया 255। और चारों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि चार ही एंगल दे रखे हैं इस डायग्राम के अंदर एक्सटीरियर में, तो 360 होता है। 360 में से 255 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, यहाँ पर 5 रह गया, 5 माइनस 5 0 एंड 1, 105 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है ये 2 मार्क्स में, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, डायगोनल्स दे रखे हैं, एक रोम्बस है। रोम्बस सबसे पहले आपको रोम्बस बनाना आना चाहिए, अभी रोम्बस का क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एक तो 16 है डायगोनल, 16 कौन सा होगा, डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, साइड्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा वाला डायगोनल 16 का हो गया, और दूसरा डायगोनल 12 का है, 12 का हो गया, और ये 90 पर कट करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था अभी। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था ना ये भी, तो देखो ऑब्जेक्टिव में ये था ऑप्शन की वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पर भी कट करते हैं, तो वही ही इसमें फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है ना। देखो 90 का एंगल होगा बीच वाला, और ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये 16 जो 16 था ये कितना हाफ हाफ हो जाएगा, 8 और 8, ऐसे ये 12 था तो ये 6 एंड 6 हो गई। अब हमको फाइंड करना है इसकी साइड्स, ये फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 90 का एंगल है, ये 6 है, ये 8 है, ये हमको फाइंड करनी है साइड। तो राइट एंगल बन गया ना, इसको देखो राइट एंगल, ये दे रखा है हाइपोटेनस जो एक्स वाली साइड है, बड़ी वाली साइड, और बाकी बेस और परपेंडिकुलर 6 और 8 के। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर के अलग अलग स्क्वायर के सम के, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 100। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए हमको 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। एक्स का 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, ठीक है ना। देखो अगर सिंपल सी है बात, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 100 हमारा आया है, ठीक है, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं कि नहीं, एक पेयर बाहर कर देंगे हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो एक्स इजिकल टू 10 आ जाएगा। 10 और यूनिट लिखना जरूरी होता है, सेंटीमीटर, साइड 10 सेंटीमीटर की होगी, ओके। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अच्छा, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2 मार्क्स वाले कंप्लीट हो गए, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, थोड़े अच्छे होंगे, और लेवल थोड़ा और अच्छा होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आप सिंपल करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन हमको पता है रूल्स पावर वाले क्या होते हैं। देखो डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, सबसे पहले सभी को बेस सेम करो। 5 की पावर कितना दे रखा है 2x, एक मिनट, 5 की पावर 2x + 1 है, और डिवाइड में क्या दे रखा है 25, तो 25 को तुम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 125 है, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 5 की पावर कितनी रहेगी, देखो 2x + 1 + 1,
और ये जो पावर 5 की पावर 2 है यहाँ से पावर माइनस हो जाएगी तो -2, पावर को माइनस करेंगे, 5 को तो भूल जाओ क्योंकि बेस सेम था, यहाँ भी 5 था यहाँ भी 5 था, एक की पर आ गई ये, इजिकल टू क्या हो जाएगा, राइट में 5 की पावर 3 है ओनली। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, 5 की पावर ये है लेफ्ट में और राइट में 5 की पावर 3 है, तो 5 को हटा दो, पावर को इक्वल कर दो, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 2x + 1 - 3 कितना हो गया -1, 2x - 1 हो गया ना ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 1, 2x - 1, लेफ्ट में ये पावर है और राइट में कितनी है पावर, ओनली 3 है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो ये जो 1 है लेफ्ट में माइनस है और राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, में ऊपर कर देता हूँ, 2x = कितना हो जाएगा -1, राइट में जाके प्लस का हो जाएगा तो 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, x = 4/2 करेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, x = 2 आ जाएगा आंसर, फिर 5 का जो फर्स्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1/x = 5। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये दे रखा है लेफ्ट में x + 1/x, इसका स्क्वायर कर दो, तो हमें राइट में भी स्क्वायर करना पड़ेगा 5 का। अब ओपन करते हैं स्क्वायर को, क्या होगा देखो, लेफ्ट में क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो गया ना, ये a², दैट मीन्स x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1/x² x² प्लस क्या होता है 2a² + b² + 2a भी होता है ना फॉर्मूला, तो 2a की जगह क्या x है और मल्टीप्लाई b की जगह 1/x है, ये हमने पुट कर दिया ऐसे। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में ये हो गया, और इजिकल टू हमको लेफ्ट में हमने x + 1/x का स्क्वायर तो कर दिया, राइट में 5 का स्क्वायर 25 भी तो करना है। तो देखो अब क्या बचा, x² + 1/a बचा, x², 1 + 1/x² बचा, और x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ओनली 2 बचा, +2 = 25। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये x + 1/x²। तो दैट मीन्स 2 यहाँ पर है एक्स्ट्रा, इसको राइट में ले जाएंगे 25 से माइनस हो जाएगा जाकर, तो 25 - 2 हो जाएगा आंसर में, आंसर हो जाएगा 23। x + 1/x² = 23, ये आंसर हो गया। ओके, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने। अब आप देखते चलो कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, y² - 21 + 90, हमको क्या करना है, फैक्टर करने हैं इसके। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 90 दे रखा है ना, इसके 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 90 से पहले प्लस का निशान है, इसका सम 21 हो। तो 90 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 10 और 9 होते हैं बट उनका सम 21 नहीं होता। और क्या हो सकते हैं, 15 मतलब शिका 90, 15 और 6, हाँ 15 और 6 हो गए, बस मिल गया आंसर। 15 और 6 इनका सम होता है 21। तो हम देखो क्या करेंगे, एक्चुअली हमको 21 प्लस का नहीं माइनस का चाहिए, तो हम बोल सकते हैं -15 एंड -6 हमको चाहिए। तो यही हमको यूज़ करना है। तो इनको -15 एंड -6 को याद रखना है, मैं दोबारा से इरेज करके लिखता हूँ, -21 बाई की जगह -15 एंड -6, तो ये हो जाएगा y² -15x, अब -15 आया था ना, -15 बाई लिखेंगे, यहाँ पर y है, और दूसरा था -6, तो -6y। देखो -21 की जगह हमने ये लिख दिया है, और प्लस बाकी सब ऐसा ही 90। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है, बाई कॉमन है, बाई -15, और यहाँ पर क्या कॉमन है, -6 कॉमन लेंगे, -6, तो बाई -15 ही आएगा। अब देखो बाई -15 एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या, बाई -6, ये आंसर हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बाई -15 एंड बाई -6 ये फैक्टर्स हो गए इसके, ये हमने फैक्टर करके दिखा दिया। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 234। हमको क्या करना है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो 234।
इसमें क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इवन है ऑड है, इसके लिए कुछ अलग, कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपके जो भी नंबर मानो, आप एक्स मानो, 100x मानो, 2x मानो, कुछ भी मानो, बट उन सभी नंबर्स में 2 का गैप होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप x मान रहे हो पहला नंबर, तो दूसरा नंबर x+2, तीसरा नंबर x+4। अगर आप 100x मान रहे हो तो 100x पहला नंबर, 100x+2, फिर 100x+4, ऐसे। अगर आप x-2 मान रहे हो पहला नंबर, तो x-2 में 2 ऐड करेंगे तो x हो जाएगा -2 से +2 कैंसिल, और थर्ड नंबर x के बाद कौन सा होगा, x+2। तो कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो, 3 नंबर्स में 2 का गैप होना चाहिए बस। सबसे आसान x-2 मान के होता है, अदरवाइज आप x से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो मैं x-2 से करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा, कि अगर मैंने फर्स्ट नंबर x-2 लिया तो इसमें मैं ऐड करूँगा 2, तो सेकंड नंबर मिल जाएगा मुझे, तो इसमें 2 ऐड करूँगा मैं, तो -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो सेकंड नंबर x ही हो जाएगा। और फिर इसमें 2 ऐड करूँगा तो थर्ड नंबर मिल जाएगा x+2। देखो x-2 से 2 ग्रेटर है x, और इससे फिर 2 ग्रेटर x+2, और इनका सम कितना दे रखा है, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, सभी को प्लस कर दूं, तो 234। ये देखो, अब इससे इजी क्यों हुआ, क्योंकि इन सबको सम करेंगे तो -2 और ये +2 कट गए, तो लेफ्ट में कितना रह गया, 3x रह गया, = 234। 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x = 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे 371, 7 जा और बचे 278, तो x की वैल्यू हमारी 78 आई। अब x की वैल्यू 78 है, तो हमारा फर्स्ट नंबर, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन को बोलना है कि x को ही छोड़ नहीं देना है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, x-2 था, तो फर्स्ट नंबर हमारा x-2 है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x 78 में से 2 माइनस कर देंगे, 76 फर्स्ट आंसर। सेकंड नंबर हमने x लिया था, तो x की वैल्यू तो 78 ही आई है, 78 हो गया। और थर्ड नंबर हमने क्या माना था, x+2 माना था, 78 में 2 ऐड करेंगे तो 80। ये आंसर हो गए 76, 78 एंड 80। आपने किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करते हो, आंसर यही आएंगे फिर, और सभी मेथड ठीक होंगे, ठीक है। बस उसके बीच में 2 का गैप होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर तिवारी परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹73,500। इतने में परचेज की। ही स्पेंड 10,300 ऑन रिपेयर। इसने रिपेयर पे खर्च कर दिए। एंड पेड ₹2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पर भी इतने खर्च किए हैं। देन ही सोल्ड इट फॉर अ मैकेनिक फॉर ₹84,240। 84,240 में एक मैकेनिक को सोल्ड कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज हिज परसेंटेज गेन और लॉस, कितना परसेंट गेन या लॉस हुआ है। तो पहले हमको ये कैलकुलेट करना है कि टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, टोटल खर्चा है हमारे पास 73,500, 10,300। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, इंश्योरेंस को भी एक साथ। तो कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस को ऐड करो, तीनों में 0 0 0, यूनिट प्लेस हो गई 0। देन टेंस प्लेस को ऐड करते हैं, 0 0 एंड तीनों में 0, टेंस प्लेस भी 0। ये 0 कैसा लिखा जा रहा है, दोबारा से लिखता हूँ, 0 0, टेंस एंड यूनिट दोनों प्लेस 0 हो गए। अब 100 प्लेस को देखते हैं, 5 है, देन 3, 5 एंड 3 8, 8 एंड इसमें 6, 8 एंड 6 कितने हो गए 14, 4 लिख दिया टेंस प्लेस पर। 1 कैरी का आ जाएगा। अब 4,000 प्लेस को चेक करते हैं, 1 कैरी का ऐड कर लेते हैं पहले, 3 एंड 1 4, 4 एंड इसमें 0 है, 4 ही हो गया, 4 एंड 2 6 हो गया। ओके ओके, अब 5th प्लेस को, 10,000 वाले प्लेस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर 1, 7 और 1 और इसमें कुछ भी नहीं, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है ना, 86,400 हो गया। तो इतने में तो उसने परचेज किया था, और 84,240 में उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया, तो उसे तो नुकसान हुआ है। तो पहले देखते हैं कितने का लॉस हुआ। 86 में से 86,400 में से 84,240 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो ये तो आएगा 0 में से 0
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमको कॉस्ट प्राइस ही चाहिए ना परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो 0 में से 0 माइनस की 0, देन इस 0 में से 4, दैट मीन्स 10 में से 4 माइनस किया 6, देन यहाँ पर रह गए 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, देन यहाँ पर हो गया 6 में से 4 माइनस किया कितना आएगा 2, तो इतने का लॉस हुआ 2160, दैट मीन्स 2160 का उसे लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, लॉस अपॉन सीपी, लॉस हमने लिख लिया न्यूमरेटर में 2160 अपॉन सीपी 86,400 हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 यहीं पर कर देते हैं। देखो मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से करोगे। स्टेटमेंट लिखकर 0 से दोनों 0 कैंसिल। अब क्या करते हैं, देखते हैं कैसे कट होगा ये कट होगा। देखो 4 से कट कर देते हैं दोनों को, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 टाइम, देन इसको भी कट करते हैं। कितने टाइम होगा, 4 5 जा 20, 1 0, 4 4 जा 16 एंड 0। फिर कट करते हैं, फिर 4 से कट कर देते हैं। 4 से इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट और वंस प्लेस 40 है 16 है, तो ये कट हो जाते हैं, तो पूरा नंबर कट हो जाएगा। 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, ये कट हो गया। इसको भी कट करते हैं, कितने टाइम कट होगा, 4 1 जा 4, देन 1 4 14, 4 3 जा 12, देन 2 4 5 जा 20। ओके, अब देखते हैं। देखो अब इनका सम कितना आ रहा है, ऊपर है सम 9, नीचे भी 9, तो 3 से कट हो जाएंगे। अभी 3 से कट 9 से ही कट हो जाएंगे क्योंकि 9 आ रहा है ना, तो 9 6 टाइम कट, और ये कितने टाइम कट होगा, 9 9 1 9, देन 4 9 5 15 टाइम। अभी भी कट हो जाएगा, ये देखो 3 से कट हो जाएगा, 3 से 2 टाइम एंड 3 से 5 टाइम, तो 5/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5/2, दैट मीन्स 2 होल 1/2 हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ओके, 2 होल 1/2% इतने का लॉस हुआ है भाई उसे। ओके, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, आप खुद भी चेक करना है आपको, कहीं कोई गलती ना रही हो। बाकी यही है आई थिंक, या कोई एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कोई गलती ना, एडिशन में कोई गलती ना रही हो, सब्ट्रैक्शन में आई थिंक यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज 28,800, ये मंथली इनकम दे रखी है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस आइटम इज गिवन बिलो, मंथली एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, जैसे दे रखा है एक्सपेंडिचर दे रखा है, रेंट पर होते हैं 10,800, फूड पर 3,600, क्लॉथिंग पर 800, एजुकेशन पर 5,600, सेविंग भी होती है 8,000 की। अब हमको रिप्रेजेंट करना है बाय पाई चार्ट। इस डेटा को पाई चार्ट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करने से पहले हमको इनकी सेंट्रल एंगल फाइंड करने होते हैं। तो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल एंगल का ये है मेथड कि जो गिवन कंपोनेंट रेंट अपॉन टोटल, टोटल कितना है, टोटल इसमें ऑलरेडी गिवन है तो हमको करने की जरूरत नहीं है, सभी को ऐड फिर से यही आएगा। तो गिवन कंपोनेंट ये अपॉन टोटल में 288,000 और मल्टीप्लाई करते हैं सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 360। तो टेबल बनाओगे पहले इसके लिए, आप ऐसे ही नहीं करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, टेबल बनाओगे प्रॉपर। इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर मेरे को पता है ये आएगा, टोटल कट करने के बाद ये 135, ओके 135 यही आएगा। तो फर्स्ट का 135, सेकंड को करेंगे 3,600 अपॉन, फिर से इसको करोगे 28,800, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 360 फिर से करोगे, तो करके देख लेते हैं, चलो कहीं मिस्टेक ना हो, इस बार चेक कर लेते हैं इसको।
28800 मल्टीप्लाई 360, तो देखो क्या आएगा। देखो नीचे की 2 जीरो, 1 जीरो इससे कट हो गई, एक अच्छा 2 जीरो हैं, 2 जीरो कट, चलो एक यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसको कट करते हैं, 36 से कट करते हैं, 6 6 36 और 6 से इसको कट करेंगे, 24 और बच्चे 4, 6 8 जा 48, 6 से फिर कट करते हैं, 6 8 जा, इस 8 से इसको कट करते हैं 360 को, कितने टाइम कट हो जाएगा, 360 को 8 चौक 32, देन 4 5 45 आ गया। तो सेकंड जो हो जाएगा फूड वाला वो हो जाएगा 45। देखो फर्स्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप खुद से चेक कर लेना एक बार, मे बी कभी रॉन्ग हो। 135 देन 45 हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं 800 को, तो देखो 800 कितना होगा, 800 तो और भी कम होगा। देखो 36 पर अगर 45 आ रहा है, ठीक है, तो 8 पर कितना आएगा, 8 पर तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो ये अगर इनको याद रखना, 135 45, 135 आया देन 45 आया, डिग्री में है। अब हम चेक करते हैं 800 वाला, 800 अपॉन 800 अपॉन 28800 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 अपॉन 288 मल्टीप्लाई 360, 8 से कट करके देख लेते हैं सीधा इसको, 8 से इसको कट करेंगे कितना आएगा, तो 8 से कट करते हैं हम, आएगा 8 दिया 24, देन 4 48, 8 6 48, नीचे 36 आया और मल्टीप्लाई ऊपर 360 की भी रहती है, तो ये 10 आ जाएगा, ये आ गया 10 डिग्री, इसकी वैल्यू 10 डिग्री आ गई। ओके, अब ये 5600 है। देखो अगर 800 की 10 आ रही है तो 8 37 70 आ जाएगी इसकी, 70 डिग्री, इस पर 70 डिग्री आएगा, 50 एजुकेशन वाले पर 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। ओके, वन मोर थिंग, अगर हाँ देखो 8000 का कैलकुलेट करना और भी ईजी है। अगर 800 पर 10 था तो 8000 पर 100 हो जाएगा। आप अपने तरीके से कैलकुलेट करो, मैं अपने तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100 डिग्री, तो हमको एंगल्स मिल चुके हैं। इस पर डेफिनेटली 100 है जो मैंने कैलकुलेट मेरे अकॉर्डिंग, इस पर 70 है, इस पर 10 है क्लॉथिंग पर, और इस पर 45 ये भी कैलकुलेट किया है। एक मैंने कैलकुलेट नहीं किया 135, चेक कर लेते हैं। इन सभी का सम 360 होना चाहिए, सभी का सम 135 और इन सब का सम, तो आप चेक कर लो। 5 5 एंड 5 10 की 0, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ मैं थोड़ा चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट किया होता तो मैं करता भी नहीं। और देन 10th प्लेस पर देखते हैं, देखो 1 तो कैरी का आ गया यहाँ से, 3 and 1 4 and 4 8, 8 and 1 9, 9 and 7 6, हाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 0 देन 6 और ओके। अब हम 100th प्लेस पर चेक करते हैं, तो कैरी का हो गया कितना, आई थिंक 1, हाँ 1 कैरी का, और 135 से 1 एंड 100 से 1 तो 360 करेक्ट है, 135 ही है फर्स्ट। तो अब हमारे पास सेंट्रल एंगल्स मिल चुके हैं, 135 45 7 10 70 100। अब ये याद रखने हैं पहले हमको, तभी हम इसको बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, एक कंपास और पेंसिल का यूज़ करना है, पाई चार्ट। अब 1 by 1 135 का एंगल बना देना है सेंट्रल पे, और लिख देना है उस सेक्टर के अंदर, इसके अंदर 135 एंड लिख देना है रेंट, ये हो गया रेंट। देन क्या बनाना है, 45 का एंगल बनाना है, इसमें लिख देना है इसके अंदर फूड। देन 10 डिग्री का एंगल बनाना है, बहुत पतला सा एंगल बनेगा, इसमें लिख देना है क्लॉथिंग। देन 70 का एंगल बनाना है और लिख देना है एजुकेशन, और फिर बनाना नहीं है एंगल लास्ट वाला, अपने आप ही बचेगा 100 का। ये एंगल ऑलरेडी 100 का बनेगा, देखो रफ बनाया इसलिए कम ज़्यादा हो रहे हैं, बट ये अपने आप ही करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर वे होगा करने का।
एक बार मैं आपको फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ इसको करने के लिए, कि जब भी आप सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं तो जैसे आपको रेंट का फाइंड करना है तो रेंट की 10800 ये न्यूमरेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर में टोटल 28800 और मल्टीप्लाई 360, तो फर्स्ट वाला कैलकुलेट करोगे। फिर ऐसे ही फूड का न्यूमरेटर में 3600 ये वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई 360 सेम वैल्यू, ऐसे सबकी कैलकुलेट करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया ना। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं, देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन। एक हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन है तो उसके अंदर आपको डायगोनल्स बताने हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी डायगोनल है, कोई भी ये पॉलीगन है उसके अंदर हमको फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ये होता है n, देन n-3/2। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं आपको, अब ये एक हेक्सागन में 6 साइड हैं, तो n की जगह 6 रख दो, तो n की जगह 6 रखा, मल्टीप्लाई 6 - 3 करेंगे, यहाँ पर 6 - 3 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा, अपॉन 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 6 कट गया, 3 टाइम, 3 3 9, तो आंसर आएगा 9। कितने डायगोनल्स होते हैं, तो पहले को आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर सॉल्व करने के n की जगह 6 रख के सॉल्व करना है, तो आंसर आ गया 9। ठीक है, कितने डायगोनल्स होते हैं, 9। देन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। अब हमको क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये समझो कि रेगुलर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ये हमको फाइंड करना है। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये हमको पता है तो हम कर सकते हैं। देखो ये होता है n-2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से, ये फॉर्मूला। आपने इसके अलावा ये भी फॉर्मूला सुना होगा, 2 ब्रैकेट में या 2n-4 लिखा रहता है, ऐसा भी 2n-4 ऐसा भी देखा है, 2n-4 और राइट एंगल्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई राइट एंगल्स। एक ही बात है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, राइट एंगल्स, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लिया और राइट एंगल का मीनिंग 90 से मल्टीप्लाई कर दी बाहर, तो 180 आ गया। तो ये वाला इतना लिखना और ईजी पड़ता है जो मैंने लिखा है, ये वाला n, जितने कोई भी पॉलीगन है उसकी साइड में से 2 माइनस करो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कहा है क्या है, हेक्सागन, तो 6 होगा, n की वैल्यू साइड 6 होंगी, तो n की जगह हमने 6 पुट करना है, तो 6 - 2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 180 से कर देंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखना है और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि जगह 6 - 2 ऐसे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 कितना होता है 72, तो 720 आंसर आ गया। ठीक है, 720 ये इसका सम हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया इससे भी कर सकते हैं, और पहले हम इसको इसके दोनों मेथड समझ लेते हैं। चलो, एक क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स ये दे रखी हैं, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, ये इसमें एक डायगोनल बना लिया कहीं पर भी, और डायग्राम बनाने के बाद हमको ये प्रूव करना है कि जो सारे एंगल्स हैं A, B, C एंड D, इन सभी का सम क्या है 360, ये प्रूव करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1, ये 1 मिनट दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना अभी, इस बार कोशिश करता हूँ, एक्चुअली मैं ये चल नहीं पाता हाथों से सही से, थोड़ा ऐसा बना दिया, 1 2 3 4, नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इनका नेम भी दे देते हैं, क्वाड्रिलेटरल का A, B, C, D, जैसे आप नेम दोगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल की, तो एक ट्रायंगल है ना ये वाला, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 1, एंगल का साइन लिखते हैं ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है इसमें, प्लस एंगल एक D है, ठीक है ना, एंगल D इजिकल टू क्या होगा 180 होगा।
ऐसे ही नीचे वाला ट्रायंगल है, अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें 3 एंगल्स होंगे फिर से 2, 4 एंड बी, एंगल 2, एंगल 4, एंगल बी इजिकल टू क्या होगा 180 होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वेशन लिखी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों को सम कर देते हैं तो क्या होगा। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो देखो बी और डी तो हमको जैसे हैं वैसे ही चाहिए क्वाड्रिलेटरल के। हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 प्रूव करना है। तो बी और डी को तो टच ही मत करो, बी डी ए और बी ए। बाकी 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे, 1 एंड 2 मिलके क्या हो जाएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे 1 + 2 की जगह हम ऐड करके लिख देंगे ए, ठीक है। 3 एंड 4 इनकी जगह हम लिख सकते हैं सी, एंगल सी। आप एंगल का साइन बनाओगे एंगल सी, तो 1 एंड 1 2 हो गए, 3 4 भी हमने लिख दिए ए और सी में। फिर बी एंड डी बचते हैं, प्लस बी प्लस डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो 180 यहाँ पर था लेफ्ट में राइट में और 180 यहाँ पर है, तो ऐड करने पर कितना आ गया 360 आ गया, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ एक बार। आपने क्या किया, यहाँ पर करता हूँ, ये है सपोज, ठीक है ना, 1 2 3 4 ए बी सी डी, ओके। अब देखो 1 3 एंड डी, मैं विदाउट एंगल लिख रहा हूँ, आपको एंगल लगा के लिखना है। 1 3 डी 180, देन 1 के साथ हम लिखेंगे 2, आपको एंगल लगा के लिखना है, भूलना नहीं है ये। 2 एंगल 4 और एंगल 1 3 और डी, हाँ 2 4 एंड ये था बी था, ये मैंने ऐसा गलत लिख रखा है, हाँ 2 4 एंड बी 180। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 एंड 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 हम ए लिख सकते हैं एंगल ए। 3 एंड 4 की जगह एंगल सी लिख सकते हैं, देखो डायग्राम में देखो 3 एंड 4 को प्लस करके हम एंगल सी लिख सकते हैं। एंगल बी को ऐसे लिख दो, एंगल डी भी ऐसे लिखना है, और 180 + 180 कितना हो गया 360 हो गया। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन, इतने में ही प्रूव हो गया। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा, अभी जो इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था उससे भी आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं। और हमको किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम करने का फॉर्मूला पता नहीं, इंटरनल एंगल का सम करने का फॉर्मूला अभी बताया मैंने कि n-2 करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180 से। अब क्वाड्रिलेटरल में हमको पता है n की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो 4 - 2 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। तो 4 - 2 2 × 180, 2 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे 360। ये तो फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, और बहुत इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में डाल चुका हूँ इस फॉर्मूले को बताने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, बट जो अभी फर्स्ट मेथड बताया वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ये सेकंड मेथड आप डायरेक्ट करने में बहुत अच्छा है। दोनों मेथड हैं, दोनों करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है। जो भी आपको नीड हो जिसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तो कंस्ट्रक्ट वाला आ गया। कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम क्रिएट कर लेना है। हमने को क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, तो ABCD हमने ये बना दिया। उसमें AB दे रखी है हमको, ये वाली साइड दे रखी है, और क्या दे रखा है, BC दे रखी है, ये भी दे रखी है, CD दे रखी है, ठीक है जी CD दे रखी है, और DA दे रखी है, D चारों साइड दे रखी हैं, और क्या दे रखा है, डायगोनल AC दे रखा है, ये AC दे रखा है। अब हमको देखना है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो ट्रायंगल की तरह कंस्ट्रक्ट होता है, हमेशा ट्रायंगल जैसे कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं इजीली वैसे ही करेंगे। तो देखो दो ट्रायंगल बन रहा है ना, ABC बन रहा है, तो सबसे पहले AB जो भी दे रखी है 5.4 हम ड्रॉ करेंगे AB। फिर हम BC कितनी दे रखी है 4.6, यहाँ से 4.6 का ऐसे कट लगाएंगे कंपास में करके,
और ए सी दे रखी है, मैंने बताया ट्रायंगल की तरह देखेंगे। ए सी कितना दे रखा है 4, तो 4 यहाँ से कट कर देंगे और इनको जहाँ पर एक कट करके मिलेंगे वहाँ पर सी हो गया हमारा। तो ये हमारा ए बी सी बन गया। अब हम क्या करते हैं, सी डी दे रखी है हमको, सी डी दे रखी है 4.3, तो 4.3 ऐसे कट लगाएंगे। और क्या दे रखा है, ए डी दे रखी है डी ए 3.5, तो 3.5 का कट ऐसे लगाएंगे, तो जहाँ पर भी मिलेंगे ये डी हो गया और हमारा डायग्राम बन गया, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया ए बी सी डी। तो इस टाइप से हमको करना है। सो आई होप काफ़ी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए और आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये एक रिवीजन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर देखो, और भी अगर नीड लगेगी मेरे को तो और भी मैं ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।